बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, दौरा न्यूजीलैंड का आगाज़ हो चुका। 19 साल बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा किया। लास्ट ईयर आई बट अनफॉर्चुनेटली मैच से कुछ देर पहले वो वापस चले गए। सारे मैचेस कराची में कंडक्ट किए गए क्योंकि एक मैच पहले मुल्तान में भी होना था, सेकंड टेस्ट मैच, बट वेदर और तमाम फोक की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए डिसाइड ये किया गया कि दोनों टेस्ट मैचेस और फिर तीनों ओडीआईज कराची में ही खेले जाएंगे। इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहला टेस्ट मैच आज उसका दूसरा दिन है, उस पर भी बात करेंगे हम। मेरे साथ मौजूदा स्टूडियो में अबू बकर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। और हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार अब्दुल माजिद भट्टी। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। अस्सलाम इरफान, कैसे सर? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी सर, आपको भी सलाम। बहुत शुक्रिया सर। मेरा ख्याल है आपसे स्टार्ट करते हैं। पहले इस सीरीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ऑब्वियसली जिस तरह वाइट वॉश हिस्ट्री में पहली दफ़ा वाइट वॉश हुआ, 3-0 इंग्लैंड से हारा। एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान बाउंस बैक भी करेगा, बोर्ड भी चेंज हो गया। इस पे भी हम आपसे पूरी डिटेल बाद में डिस्कशन करते हैं। पहले ये बताइए इस टेस्ट मैच के हवाले से कि हमने तकरीबन आलमोस्ट 1.5 दिन के अंदर 438 रन बनाए। और स्टैंड आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो बाबर आजम ने 161 रन बनाए, सरफराज ने कमबैक किया आलमोस्ट 3 साल के गैप के बाद, 86 रन स्कोर किए, और हमने देखा कि आगा सलमान ने भी 103 रन किए। पाकिस्तान की पहले बैटिंग के हवाले से बात करते हैं, कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को सर? देखिए, पाकिस्तान की बैटिंग में तो परफॉर्मेंस अच्छी रही। 438 बड़ा स्कोर होता है टेस्ट मैचेस में, लेकिन फिर जब बॉलरों का नंबर आया है और पाकिस्तान के बॉलर्स अब तकरीबन 100 रन दे चुके हैं, तो लग ऐसे रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो पिच में बिल्कुल जान खत्म हो गई है। कल जो पहला सेशन हमने यहाँ नेशनल स्टेडियम में देखा था, उस वक्त तो पिच काफी लाइवली थी जी। स्पिनर्स को भी मदद मिल रही थी, थोड़ी बहुत गेंद रिवर्स स्विंग भी हो रही थी, लेकिन अब तो लग रहा है कि बिल्कुल पिच में कोई जान ही नहीं है। मेरे ख्याल में ये जो अपना स्क्वायर है नेशनल स्टेडियम का, इसको मेरे ख्याल में 3-4 फीट जो है उसमें मट्टी नहीं डाली गई है, लेकिन अभी भी इसमें वो जान नजर नहीं आ रही जितनी टेस्ट मैच की पिच में होनी चाहिए। काफी अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, अभी एक चीज़ हमने बड़ी नोटिस की, जिस तरह हम पहले भी शायद बात की, पूरी सब कॉन्टिनेंट की जो बेल्ट है जिसमें इंडिया हम देखते हैं, बांग्लादेश देखते हैं, या इवन हम श्रीलंका को भी देखते हैं, टेस्ट पिचेस जो होती है वो टोटल प्योर स्पिनिंग ट्रैक बनाई जाते हैं। और होता क्या है कि पहले दिन बैटिंग विकेट होती है, प्लेसमेंट होती है विकेट, ग्रेजुअली वो स्पिन उसमें आना शुरू होती है और तीसरे चौथे दिन तो अनप्लेएबल हो जाती है, इतनी स्पिन होती है। बट अगर हम कॉन्ट्री पाकिस्तान की पिचेस को देखें तो पहले दिन ये स्पिन होती है। इवन हमने मुल्तान का टेस्ट भी देखा और कराची का टेस्ट भी इंग्लैंड के खिलाफ देखा, और इधर भी यही देखा जिस तरह आपने भी कहा कि पहले 1-2 हाफ में बॉल स्पिन और ग्रिप कर रही थी। और 145 साल क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि दो जो ओपनिंग बैट्समैन जो है वो स्टंप आउट हुए हैं, और वो भी हमने देखा कि विदिन 20 रन के अंदर बिलो ही उससे आउट हुए। तो ये जो विकेट्स के अंदर हमारा शुरू में स्पिन का होना, बाद में ना होना, ये आपको क्या लगता है कि उसमें क्यूरेटर का मसला है या सॉइल का मसला है? क्या रीजन देखते हैं आप? देखिए, ये पिच बनाना जो है ना, ये दुनिया में आप अगर दुनिया के बड़े ग्राउंड देख रहे हैं, जैसे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है जी। मैं तो इस बार ऑस्ट्रेलिया नहीं गया था, T20 वर्ल्ड कप पर अबू बकर थे वहाँ। जो उनका जो क्यूरेटर है वो इटालियन है। इटली वो मुल्क है जहाँ पर क्रिकेट नहीं होती। फुटबॉल के हवाले से हम तो अपने मुल्क को जानते हैं, हो सकता है दूसरे खेल भी वहाँ पॉपुलर हो। मुझे याद है 99 में चंद हफ्तों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे मुजीबुर रहमान जी। वो अक्सर जब मिलते थे वो कहते थे, यार ये हमारे पास जो क्यूरेटर्स है ना, ये माली हैं, इनको पता नहीं है कि पिच किस तरह बनती है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि पिच बनाना एक आर्ट है, उस आर्ट में हम लोग नाकाम नजर आ रहे हैं। तो अभी देखे ना आगा जाहिद साहब, मुझे तो नेशनल स्टेडियम कराची में अभी नजर नहीं आ रहे। तो जो मेरी इत्तलात है, शायद आगा जाहिद साहब अब फारिग हो गए और पीसीबी ने मुल्तान टेस्ट के बाद उनको खुदाफिज कह दिया। हालांकि आगा साहब एक बार रिटायर होने के बाद वापस आए थे जी। तो मेरा ख्याल में हमें क्वालिफाइड क्यूरेटर्स की तरफ जाना होगा, बजाय ये कि हम दूसरे मुल्कों से क्यूरेटर्स बुलवाकर अपनी पिचेस बना रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें वहां से क्यूरेटर हम जरूर बुलवाएं, लेकिन उनसे अपने जो हमारे अपने ग्राउंड स्टाफ के लोग हैं
उनको ट्रेन करवाएं कि किस तरह पिच बनती है, या फिर हम अपने क्यूरेटर जो 2-3 बड़े क्यूरेटर हैं, कराची, लाहौर, मुल्तान, जो हमारे मेन टेस्ट सेंटर है, पिंडी, उनको बाहर भेजा जाए ताकि वो ट्रेनिंग हासिल करके आए कि पिच बनती किस तरह है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी, फॉर्मर जो टेस्ट क्रिकेटर हैं सादिक मोहम्मद जी, वो उन्होंने मुझे वीडियो भी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये जो नेशनल स्टेडियम की पिच है, ये जब इसका स्क्वायर में तकरीबन गर्मियों के दिनों में जून जुलाई में जब चेंज हुआ है तो 3-4 फीट मिट्टी हटा के नई उन्होंने मिट्टी बिछा दी है। सादिक मोहम्मद ने कहा कि नीचे जो पत्थर और दूसरी चीजें जब बिछाई जाती हैं, रोलर चलता है, बारिश होती है, तो उसके बाद वो जो पिच है मुसलसल नीचे होती जाती है और उसमें जान खत्म होती जाती है। तो मेरे ख्याल में ये बाकायदा एक आर्ट है। इस आर्ट में आज तक तो हम नाकाम रहे, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि हम 70s, 80s, इवन 90s में भी देखते थे, हमारे पास ऐसी पिचेस बनती थी जिस पर हमारे स्पिनर इकबाल कासिम, तौफीक अहमद, मुश्ताक अहमद या दूसरे हमारे जो स्पिनर थे, सकलैन, मुश्ताक वगैरह, वो लोग आउट करते थे जी। लेकिन अब इन पिचेस में या तो इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, या फिर हम टेस्ट क्रिकेट को शायद हमारा इतनी तवज्जो नहीं है। रवींद्र राजा जब के चेयरमैन थे, वो ड्रॉपिंग पिचेस बात करते रहे, पिच की मट्टी तब्दील करने की। तो माजिद भाई, आपको लगता है कि हमारा स्पिन के अंदर भी वो क्वालिटी नहीं है? जिस तरह हमने सईद अजमल भी देखा रिसेंट पास के अंदर, फिर जैसे यासर शाह ने फिर उसको कंटिन्यू किया, तो अभी आपको लगता है कि ये नुमान अली या जो दूसरे हैं, जाहिद को भी चांस दिया गया या अबरार को भी रीड कर लिया इन्होंने? ओबियसली अब टेक्नोलॉजी का दौर है और न्यूजीलैंड वालों ने ओबियसली तमाम बड़ा कीनली देखे होंगे मैचेस पाकिस्तान और इंग्लैंड के, तो उनकी जो फिंगर का यूज़ है, मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता था, वो रीड करने के बाद वो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान प्योरली लैग कर रहा है क्वालिटी स्पिन के अंदर भी? बिल्कुल, देखें, ये साहब आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि हमने 2019 में जो नया क्रिकेटिंग सिस्टम लेकर है, उसमें ये दावा किया गया था कि ये ऑस्ट्रेलियन सिस्टम है, जिसका ऑटोमेटिकली मतलब ये हुआ कि शायद हमारे पास चंद सालों के बाद क्वालिटी क्रिकेटर्स आने लगेंगे। लेकिन इस सिस्टम को 4 सीजन गुजरने के बाद आज जब हम मुड़ के देखते हैं तो हमारे ये ज्यादातर प्लेयर्स या तो की फ्रेंचाइजीज लेकर आई हैं, लेकिन इस सिस्टम से हमें कोई ऐसे प्लेयर नहीं मिले जिनको हम कह सकें कि ये हमारे पास तो कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, जितना रविचंद्र अश्विन है या दूसरे स्पिनर दुनिया में है। तो मेरे ख्याल में हमारे पास बिल्कुल जो क्वालिटी स्पिनर पास में रहे हैं, आज वो स्पिनर नहीं है। दानिश कनेरिया शायद वो आखिरी स्पिनर थे, सईद अजमल दानिश के थोड़ा बाद आया, कुछ उन्होंने 7 क्रिकेट खेली, अब्दुल रहमान खेले, लेकिन उसके बाद वाकई वो हमारे पास उस क्वालिटी के स्पिनर नहीं है। जुल्फकार बाबर कुछ अर्से के लिए आए, अब नुमान अली भी इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। अगर उनको उनकी मर्जी की पिच मिलेगी तो वो आउट करेंगे। ये हमारे क्रिकेटिंग सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल है कि हम दुनिया की बड़ी टीमों को तो अपने मुल्क में बुला रहे हैं, लेकिन हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं है कि हम उनको हरा सके। अब इंग्लैंड 3-0 हमें मार के गया, ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 मारा है, न्यूजीलैंड इतना बड़ा हमने टोटल किया, उसके बाद अब 117-18 रन पर उनका कोई विकेट नहीं गिरा। तो ये हमारे सिस्टम को तो चैलेंज करें फॉर। अच्छा, अभी आपसे और क्वेश्चन भी मैं पूछना चाहूंगा। पहले मैं एक सरफराज का पूछ लूं, फिर अबू बकर की तरफ भी बढ़ते हैं, वो भी आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा है। सरफराज का मैं जानना चाहूँगा, 3 साल वो समहाउ टीम के साथ रहे, पहले कैप्टनसी ले ली गई, फिर बाहर किया गया, फिर टीम के साथ भी रखा गया, बट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कल सुनी, आपने भी क्वेश्चन किया उनसे। तो सरफराज का एज ए प्लेयर बताइए कितना वो कीन था। उसने कहा कि मेरे साथ जो सराउंडिंग में लोग थे वो बड़े समझदार थे, अच्छे थे, उन्होंने मुझे क्रिकेट पे फोकस रखने को कहा और मैं करता रहा। तो एक तो सरफराज का बताइए, और आप मुझे ये बताइएगा साथ सेकंड क्वेश्चन भी ले लीजिएगा कि जब बाकी चेंजिंग हो गई है इंटरम, आपको पता है कि चीफ सेलेक्टर भी अफरीदी आ गया, रज़ाक है, हारूनी चीफ साहब कन्वीनियर हैं, तो आपको लगता है कि ये फोकस कहीं ना कहीं जाके कैप्टनसी पे जाके बात ख़त्म होगी? क्योंकि सेठी साहब ने जिस तरह कल कहा कि उनकी डायरेक्ट बात हो रही है मिकी आर्थर से और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह मिकी आर्थर वापस आ जाए, तो आपको लग रहा है कि लेटर ऑन अगर सरफराज ने परफॉर्म भी करना शुरू हो गया तो ये चीज़ जाके इधर ख़त्म भी हो सकती है कि सरफराज को कैप्टनसी की तरफ भी देखेंगे? देखो, ये था तो अनफॉर्चुनेट कि फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन जो है वो 49 टेस्ट मैच खेलने के बाद 50 टेस्ट मैच खेलने तक उसको तकरीबन
4 साल इंतजार करना पड़ा। इस दौरान 26 टेस्ट मैच खेले मोहम्मद रिजवान ने। नो डाउट मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि सरफराज को मौका नहीं मिला, लेकिन मोहम्मद रिजवान भी हमारे हीरो है, सरफराज अहमद भी हमारे स्टार है। तो अगर दो हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं तो क्या मुजायका है कि हम वर्कलोड भी मैनेज करें, दोनों को बारी बारी मौका भी दें। लेकिन देखिए ये बड़े लेवल पे तो इरफान ज़ई साहब, मैं आपको बड़े जिम्मेदारी और दावे से ये बात बताता हूँ, सरफराज अहमद का तो मामला चूंकि बड़े प्लेयर से बार बार जिक्र आता था, लेकिन लोअर लेवल पर जब हम बात करते हैं अपनी क्रिकेट की, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको इंसाफ ही नहीं मिला। ये जो नए कोचेज आए थे जो मुख्तलिफ एसोसिएशन के साथ फर्स्ट 11 में, सेकंड 11 में या और क्लब वगैरह में इन्वॉल्व थे, वहाँ बहुत बुरा हाल था। लोग शिकायत करते थे कि हमें टीमों में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो ये तो हमारा एक ऊपर का मसला है सरफराज का। लेकिन जो कल मेरी जितनी सेठी साहब से बात हुई, मुझे लग रहा है कि मिकी आर्थर जो है अब वो सिर्फ रस्मी कार्रवाई है। मिकी आर्थर पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन मिकी आर्थर के साथ मसला ये है कि उन्होंने डार्बीशायर काउंटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। वो कॉन्ट्रैक्ट है जुलाई तक। अब जुलाई तक या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको थोड़ा सा टाइम दे दे, अदरवाइज फिर पैसा देकर मिकी आर्थर को वहां से फारिग करवाया जाए। लेकिन अब ये इन्होंने, अगर सेठी साहब की मैनेजमेंट रह जाती है और कुछ ऐसा उनको काम करने का मौका मिलता है, तो मेरे ख्याल में अब इन्होंने जहन तो बना लिया है कि पाकिस्तान का अगला कोच जो होगा वो फॉरेन कोच ही होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जितना मैंने देखा, बाबर आजम के साथ टीम हमारी बुरी नहीं थी, लेकिन हमारे कोचेज कहीं ना कहीं हम लाइकिंग डिसलाइकिंग में और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। फॉरेन कोचेज हो सकता है कि गलतियां उनसे भी होती हों, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। तो मिकी आर्थर पास्ट में जब रहे, आप देखें अच्छा खासा उनका दौर था। उस दौरान हमने बाबर आजम वगैरह ये उसी दौर की यार सब सारे 6-7 लड़के उसकी PSL से उठाए गए और इमाद, वसीम, शादाब, नवाज सब आए। आपको लगता नहीं है सर कि जो गोरा कोच है, फॉरेनर कोच जो है, वो अपनी बात मनवाना जानता है, वो रुकता नहीं है कहीं। हमारे कोच कई जॉब सीकर के एटीट्यूड में चले जाते हैं। हम कहीं बोर्ड को कोई बात कहेंगे, उनको बुरी ना लग जाए तो वो यस सर करके बेंड रखते हैं अपने सर को और अपनी जॉब को सिक्योर करते हैं। आपको लगता नहीं ये एक प्रॉब्लम नेपोटिज्म वाला, जिस तरह आपने बात की, और प्लस जॉब सीकर वाली जो अप्रोच है वो मरवाती है इनको? देखिए, एक छोटा मोटा प्लेयर तो बिल्कुल जॉब सीकर होता है, लेकिन सकलैन मुश्ताक जैसा बड़ा प्लेयर और बड़ा कोच जो फॉरेन टीमों के साथ भी काम कर चुका है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। लेकिन शायद थोड़ा सा हमारे कोचेज में प्रोफेशनलिज्म का फुकदान है, जो फॉरेन कोचेज अपने प्रोफेशनल अप्रोच पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन हमारा जो सिस्टम है उसमें अब हमने पिछले दिनों जब रमीज राजा चेयरमैन थे, हमने तो हमारी एसोसिएशन की टीमें थी सेंट्रल पंजाब और सिंध, वहां भी फॉरेन कोचेज का तजर्बा करके देखा। तो मेरा ख्याल में शायद हम गोरी चमड़ी से ज्यादा इंस्पायर हैं बनिस्बत इसके कि अपने लोगों को मौका दें। लेकिन हमारे कुछ भी अच्छे कोचेज हैं, लेकिन बात दफा सर मेरे साथ अबू बकर है, इनसे जरा ये भी बात करना चाह रहे हैं। अबू बकर भाई प्लीज। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पर कि मुझे लगता है कि हमारी जो टेस्ट टीम है वो थोड़ी सी इस वक्त अनस्टेबल है, खासकर मिसबा और यूनुस के जाने के बाद से मुझे लगता है कि अभी तक संभल नहीं पाई। एक जो हमने एक पैच देखा 2012 से लेकर तकरीबन 2017-18 तक, हमने पाकिस्तान से बाहर जाके भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, मैचेस ड्रॉ भी किए, इवन कि इंग्लैंड के अंदर भी सीरीज़ हम ड्रॉ कर आए। एक टीम का बैलेंस बना हुआ था, प्लेयर्स को पता था कि मेरी पोजीशन क्या है। असद शफीक को नंबर 6 पे खिलाते थे, वो वहाँ पर क्लिक कर रहे थे। बाकी मिडिल ऑर्डर के अंदर मिसबा, यूनुस थे। टॉप ऑर्डर भी हमारा उस वक्त स्टेबल था, अजहर अली भी ऊपर से क्लिक कर रहे थे। इस वक्त मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट के अंदर वैरायटी तो होनी चाहिए। माजिद भाई से कोई क्वेश्चन करना चाहें तो नहीं, मेरा तो क्वेश्चन यही है कि मुझे लगता है माजिद भाई थोड़ा सा हम चेंजिंग ज़्यादा कर रहे हैं। हर टेस्ट के अंदर कोई ना कोई चेंज। जब प्लेयर्स को पता नहीं होगा कि हमने हमारी पोजीशन क्या है, हमने किस पोजीशन पे खेलना है और हमारे गोल्स क्या हैं, हमें टारगेट क्या मिले हैं, तो तब तक कैसे रिजल्ट्स आएंगे। और बाबर आजम की कप्तानी, जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि न्यूजीलैंड के पास तकरीबन 5 से ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं और हमारे पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं है। इवन कि 30 से 31 ओवर्स के तक भी हमने
सलमान अली आगा से बॉल नहीं करवाया, हालांकि वो हमारे पास वाहिद ऑफ स्पिन ऑप्शन थी इस टेस्ट बाबर के अंदर। खुद आए बॉल कर, बाबर ने एक ओवर कर लिया, लेकिन सलमान अली आगा से नहीं करवाया। क्या साजिद को मेरा ख्याल है इसमें अगर चांस दिया जाता, क्या ख्याल है जब हमने डाल ही लिया था माजिद भाई 3 प्लेयर्स को, और उसके अंदर साजिद खान भी थे और माजी में उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, इवन बांग्लादेश के अंदर भी उन्होंने अच्छा हमें करके दिए, आउट्स करके दिए, तो क्यों नहीं साजिद खान को टीम में इंक्लूड किया गया? देखिए, ये तो अब टीम मैनेजमेंट को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है कि इस पिच में मेरा ख्याल था कि अगर पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर के साथ भी जाता तो बुरा ऑप्शन नहीं था। एक फास्ट बॉलर काफी था इस पिच में, जान ही नहीं है। लेकिन अबू बकर, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है ना कि पाकिस्तान में जो हमारे बड़े क्रिकेटर्स हैं वो तो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते। अब आप देखें ना, शादाब खान अच्छे खासे टेस्ट मैच के प्लेयर हैं, लेग स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, लेकिन वो बिग मैच खेल रहे हैं। बहुत सारे हमारे फास्ट बॉलर्स अनफिट हो गए, जो खेल रहे हैं वो भी बदतमीजी से खेल रहे हैं, इसलिए कि 3 घंटे की क्रिकेट में उनको इतना पैसा मिल जाता है। तो वो कहते हैं यार 5 दिन में अगर नाकाम हो गए, कैरियर भी स्टेज पे लगेगा। तो मेरे ख्याल में अगर टेस्ट क्रिकेट में हमें प्लेयर्स को इंस्पायर करना पड़ेगा और उनको तलकीन करनी होगी कि वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ आए, तो पैसे का जो फर्क है वो इनकी इंटरेस्ट में इजाफा करेगा। मेरे ख्याल में जो मैच फीस है या रेड बॉल के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इजाफा करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली अब T20 और 5 डे टेस्ट मैच की मैच फीस में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए जो प्लेयर्स हैं वो अवॉइड करते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट ना खेलें। तो इस तरफ बहुत दुनिया में भी बातें हो रही हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस जानिब देखना पड़ेगा। फिर हमें स्पेशलाइज्ड टीम बनाए जिनको हम रेड बॉल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, उनसे कहें कि आपकी मैच फीस सपोज करेंगे उनको अगर हम 20 लाख रुपए एक मैच के दे रहे हैं, तो हमें चाहिए कि T20 के लिए मैच फीस 5 लाख रुपए कर दें ताकि लोग टेस्ट मैच की तरफ आए। माजिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इंग्लैंड की एग्जांपल हमारे सामने प्रेसिडेंट मौजूद है कि 2011 में उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को और जेम एंडरसन को कैप्टन से भी ज़्यादा पैसे ऑफर किए ताकि वो एक फॉर्मेट तक स्टिक रहे, और उनको बताया गया कि आप अगले 10-12 साल हमें टेस्ट में सर्व करेंगे, और उनको फिर प्राइड भी दी गई। कई दफ़ा आपने अपने प्लेयर को वैल्यू देनी होती है पैसों के साथ भी, कि आप हमें कैप्टन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पैसे दे के उनको, जिस तरह आप मैच फीस की बात कर रहे हो, उन्होंने उनको सेव किया और उनको लंबा सर्व करवाया। हमारे अब वो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये PSL के टाइम सारे प्लेयर फिट हो जाएंगे और वो शॉर्टर फॉर्मेट के लिए खेलने के लिए तैयार हो गए, जैसे आपने कहा। अच्छा, मैं लास्ट एक आपसे क्वेश्चन सर पूछना चाहूँगा। ये नया बोर्ड का सेटअप आप देख रहे हैं और आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए बात हो रही है, आइन को बहाल करने की बात की जा रही है। ऑलमोस्ट 120 दिन का पहले इंटरम सेटअप आया है, मैनेजमेंट कमेटी बना दी गई, चेयरमैन के तमाम इख्तियारात सेठी साहब को मिल चुके हैं। आप कैसे एक ओवरऑल देख रहे हैं, और जो दोबारा जो डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात हो रही है और ये जो नई सिलेक्शन कमेटी अभी है तो इंटरम ही, तो ये सारी जितनी भी ये आप देख रहे हो अप्रोच चेंज हो रही है क्रिकेट के लिहाज से, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हम साल से देख रहे हैं कि जो हुकूमत आती है वो अपने पसंद के लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लेके आती है, लेकिन अब एक हमारी फॉरेन टीम पिछले दिनों टूर कंप्लीट करके चली गई, एक टीम इस वक्त टेस्ट मैच खेल रही है, लेकिन ऑफ द फील्ड जितनी एक्टिविटी हो रही है, जितना इंटरनेशनल प्लेयर्स या इंटरनेशनल मीडिया हमारे इस ऑफ द फील्ड, रमीज राजा के कल के इंटरव्यूज, उनके यूट्यूब चैनल पर उन्होंने जो बातें कही, तो मतलब हमारी क्रिकेट में नेकनामी कम हो रही है, बदनामी बहुत ज्यादा हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी हमने कानून बनाना है, चाहे डिपार्टमेंटल क्रिकेट का बनाए या ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लाए, वंस फॉर ऑल ऐसा हमें निजाम बनाना चाहिए जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाए। लेकिन क्रिकेट में ये जो सियासत हो रही है ये मेरे ख्याल में नुकसानदेह है। रमीज राजा साहब कल रात बहुत सारी बातें उन्होंने की, कुछ बातें उनकी ठीक भी थी, कुछ उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, शायद इतने बड़े मनसब पर बैठने वाले शख्स को इस किस्म की बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उधर से भी अगर इस तरह का जवाब आएगा तो हमारी क्रिकेट जो है डैमेज होगी। वो कहते हैं ना कि कीचड़ में अगर आप पत्थर मारेंगे तो आपके अपने कपड़े गंदे होंगे, लिहाजा
थोड़ा सा मेरे ख्याल में। और सर उनकी भी तो इंटरवेंशन इसी तरह हुई थी, वो भी तो इसी मेथड के तहत, इसी सिस्टम के तहत ही आए थे। एग्जैक्टली मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमने ये पहली बार नहीं देखा, हमने ये भी देखा है कि नसीम हसन शाह जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनको हटाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एडहॉक लगा दिया। तो ये तो गवर्नमेंट की मंशा से लोग क्रिकेट बोर्ड में आते हैं। रमीज राजा भी इसी तरह है, उनका एग्जिट भी इसी तरह हुआ, बल्कि इस करंट सेटअप ने तो उनको 8 महीने का टाइम दे दिया, 8 महीने बाद उनको हटाया है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह पास्ट में हमने देखा, 2 मिसालें रिसेंट पास्ट में हमने देखी। एक डॉक्टर नसीम अशरफ, जब परवेज मुशर्रफ साहब ने रिजाइन किया था तो उन्होंने भी फौरन इस्तीफा दे दिया। इसी तरह जब पिछली हुकूमत खत्म हुई थी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो नजम सेठी साहब ने उन्होंने भी मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। तो मेरे ख्याल में अगर लोग आपके पसंद के चले गए जो आपको लेकर आए, मुझे याद है मैं इस वक्त चूंकि नेशनल स्टेडियम में बैठा हूँ, इसी बिल्डिंग में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई थी, हम रमीज राजा से बात कर रहे थे, तो रमीज राजा से सवाल हुआ कि इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया है, अगर वो कामयाब हो गया तो आपका क्या रद्द अमल होगा। तो रमीज राजा ने कहा था कि मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा, इसीलिए छोड़ दूंगा। 2 मिनट 8 महीनों में गुजर गए। और अब वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि अब इससे निकले। अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी करना चाहते हैं तो कल इलेक्शन होंगे, जो नया सेटअप आएगा अगर उन्हें लाना चाहेगा तो वो अगले 4 साल 5 साल, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि मैं 3 साल के लिए आया था, मुझे 15 महीने में हटा दिया। मुझे याद है डॉक्टर जफर अल साहब तो शायद 6-7 हफ्ते बाद हटा दिए गए थे। इसी तरह मुजीबुर रहमान भी चंद हफ्ते बाद हटा दिए गए थे। तो इस तरह की तो बेताशा हमारी क्रिकेट में। हाँ बिल्कुल सर, ऐसी बहुत ज़्यादा मिसालें हैं और हमें मकसद सबका ऑब्जेक्टिव क्रिकेट फ्लरिश करे, क्रिकेट ग्रो करे। सर अगेन आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपको दोबारा ज़हमत देंगे। नाज़रीन अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के हवाले से। दूसरे दिन का खेल जारी है। अबू बकर, दूसरे दिन के खेल के हवाले से बताइए, अभी पाकिस्तान उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर सके। हम तो बड़े खुश थे कि अल्लाह करके हमने 438 कर लिए और 2 सेंचुरियाँ भी होगी। सरफराज ने भी अच्छा परफॉर्म किया। इन पे मैं अलहदा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कैसे देख रहे हैं हमारी बॉलिंग लाइनअप को? जिस तरह हमने इंग्लैंड सीरीज़ में बात की कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे वीकेस्ट अटैक नज़र आया और वो प्रूफ भी हुआ, और सम हाउ एक चेंजिंग हमने देखी कि मीर हमज़ा को बड़ा सपोर्ट किया गया। हमने भी बात की अपने शो में कि होना चाहिए, बट हमें उसका भी कोई स्पार्क नज़र नहीं आया। शायद उनके अंदर वो पेस नहीं है सम हाउ जो एक इस तरह की डेड पिचेस के लिए रिक्वायर्ड है। कैसे देख रहे हैं बॉलिंग परफॉर्मेंस को? देखिए बॉलिंग परफॉर्मेंस तो अभी तक अप टू द मार्क नहीं है, जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक नहीं है। खासकर इब्रार से, इब्रार ने क्योंकि इंग्लैंड को सरप्राइज़ किया था, 2 टेस्ट के अंदर 17 विकेट्स उसकी थी, तो लग रहा था कि न्यूजीलैंड शायद ज़्यादा फंसेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने इब्रार को सरप्राइज़ कर दिया। लेकिन न्यूजीलैंड ने सरप्राइज़ कर दिया। और मुझे डर ये है कि आज कहीं दोबारा बाबर आजम जब आए तो ये ना कह दें कि हमने आज भी डोमिनेट किया, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज हारने के बाद उन्होंने कहा था डोमिनेट किया है। तो इस चीज़ का मुझे यकीनी तौर पर डर है। परफॉर्मेंस देखें जी, 6 से 7 लेफ्ट हैंडर्स हैं उनके पास और हमारे पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं। और साजिद को हमने रख के स्क्वाड में एक ऑप्शन थी हमारे पास, सलमान अली आगा, सेंचुरी उसने की हुई थी, उसका मोराल बुलंद था। यकीनी तौर पर राइट आर्म ऑफ स्पिनर की ऑप्शन के तौर पर भी वो उसको हमने टीम में रखा हुआ है। लेकिन 35 ओवर्स के अंदर बाबर आजम ने 1 ओवर नहीं करवाया, इवन के खुद 1 ओवर उन्होंने लास्ट टाइम आपको याद होगा जो कराची में ही टेस्ट था, तो फ़हीम अशरफ को जब पहली इनिंग्स में 1 ओवर करवाया तो मैं भूल गया उससे बॉलिंग करवाना, मुझे याद ही नहीं रहा। तो अब ये आज ही भूल गए होंगे, क्वेश्चन है सर, प्रेशर बहुत ज्यादा है। देखिए नो डाउट के बाबर आजम बहुत बड़े बैटर हैं, उनके मैच का कोई बैट्समैन कम से कम पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है। मुझे अगर कोई कहना कि नंबर 1 कौन है तो यकीनी तौर पर बाबर है। नंबर 2 मुझे कोई मिलता ही नहीं है। नंबर 2 को हमने कभी सोचा था कि शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर रिजवान है, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस के अंदर वो भी थोड़े बहुत एक्सपोज हो गए। तो हमें कोई नंबर 2 बैटर इस वक्त टीम में नजर नहीं आ रहा। सब लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो कहते हैं ना पीसेस में आ रही हैं, तो वो कंसिस्टेंट जब तक परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो टीम जीतेगी नहीं। दूसरा मुझे थोड़ा सा कप्तानी डाउन लग रही है। मुझे लग रहा है कि बाबर नो डाउट बड़े बैटर हैं, लेकिन उस तरह के कप्तान के तौर पर जिस तरह उनको फ्लरिश करना चाहिए था, मेरा ख्याल है कि अब इनफ टाइम मिल गया उनको, 1.5-2 साल मिल गए हैं कप्तानी करते हुए उनको, और बड़ा खुद मुख्तार कप्तान बनाया गया है। पिछली मैनेजमेंट ने भी इनको पूरी जिम्मेदारियां दी थी। इवन के जो लास्ट 8-10 महीने बल्कि 1 साल है, लास्ट अक्टूबर से अब तक
इसके अंदर तो सकलैन मुश्ताक ने सारा कुछ ही बाबर को सौंपा कि भाई आप लीडर हैं, आपने चलानी है टीम। बोर्ड ने भी इन्होंने कंप्लेंट की थी बोर्ड को कि लास्ट कोचिंग जो स्टाफ था वो ज्यादा डोमिनेट था, तो फिर बोर्ड ने सारे इख्तियारात इनको दे दिए, प्लेइंग 11 के शुरू में रमीज राजा से भी खुश नहीं थे बाबर, वो कहते थे कि इनकी इंटरफेरेंस आ रही है, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। लेकिन फिर मोहम्मद वसीम को आगे किया गया कि आप बाबर के साथ लाइजॉन रखें अपना, आप बातचीत चलाएं। चेयरमैन थोड़ा बैकफुट पे आए थे, उसका मकसद भी यही था कि बाबर को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक ये कहते हैं बड़ा अफसोस होता है कि यार बाबर ने उस तरह ग्रूम नहीं किया जिस तरह एक कैप्टन को करना चाहिए था। एज अ बैटर बात नहीं कर रहा, एज अ कैप्टन बात कर रहा हूँ। दुनिया के अंदर अगर फैब 4 का जिक्र होता है तो वो माइंड की वजह से फैब 4 में है, उनका मेंटली इतने स्ट्रांग है कि वो फैब 4 में है। विलियमसन की अगर बात की जाए, उन्होंने कप्तानी छोड़ भी दी है लेकिन टीम के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। उनके लोगों के माइंडसेट और हैं। टीम सऊदी ने इतना अरसा बाद जाके उनको कप्तान बनाया गया है, 350 वो विकेट्स ले चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाबर आजम को मजीद ग्रो करना है। और आज तो अब तो खैर आपकी टीम भी पहले 16 रुकनी थी, अब 22 रुकनी हो गई है। अभी लेटेस्ट अपडेट आपसे मैं जानना चाहूंगा कि 3 जो अंडर 19 के लड़के हैं उनको भी शायद बुला लिया गया जी न्यूजीलैंड सीरीज के स्क्वाड में। आप इसकी क्या रीजन लगती है कि शायद कोई चेंजिंग देख रहे हैं सेकंड मैच में, या उन लड़कों को एक्सपोजर देना चाह रहे हैं? एक्सपोजर, मेरा जाती ख्याल यही कि एक्सपोजर देना चाहते हैं। इरफान मिन्हास है ऑलराउंडर, अंडर 19 तरफ से प्रोमिनेंट है अंडर 19 में। उसके साथ साथ अगर बासित अली की बात की जाए ना, बासित अली बहुत तगड़ा हमें अंडर 19 का टॉप ऑर्डर बैटर दिखाई देता है। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त टीम में किसी टॉप ऑर्डर की बैटर की जगह है। उसका मकसद सिर्फ यही है कि उनको डग आउट शेयर करवाया जाए और उनकी क्रिकेट ग्रूम। और साथ साथ जिशान जमीर लास्ट PSL के अंदर उन्होंने बाबर आजम को आउट करके पूरी दुनिया की इंटेंशंस ली थी और कहा था कि ये बहुत ही प्रोमिनेंट किस्म का पाकिस्तान को एक और फास्ट बॉलर जिसकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है, जिसके पेस है, जो यंग है, नसीम शाह के बाद हमें मिला है। लेकिन उसके बाद उसकी इंजरी आई, इंजरी के बाद वो तकरीबन 6-7 महीने उसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उसका रिहैब जारी रहा। अब उसको दोबारा स्क्वाड में शामिल किया गया। इसका मकसद तो यही है कि उसको एक्सपोजर दिया जाए जिस तरह इंग्लैंड करता है। इंग्लैंड के अंदर भी अगर जो होम सीरीज होती है वो 16 रुकनी स्क्वाड अनाउंस करते हैं, उसके साथ साथ 5-6 जो इमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं उनको वैसे डग आउट के अंदर बुला लेते हैं कि आप आएं, आप डग आउट शेयर करें, 5 दिन का माहौल देखें, इन प्लेयर्स के साथ सीखें। तो वो ये इंटरिम सिलेक्शन को कैसे देखते हैं? जिस तरह हमने बात की, अफरीदी आ गया है, शायद अफरीदी, फिर अब्दुल रज़ाक है उनके साथ, दोनों का एज ए प्लेयर और अफरीदी का तो एज ए कैप्टन इमेंस एक्सपीरियंस है, मॉडर्न क्रिकेट को जानते भी हैं। साथ हारून रशीद साहब बड़े सीजन किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो कन्वीनर के तौर पे हैं। तो कैसे इस इंटरिम कमेटी को आप देख रहे हैं? देखिए बड़े एग्रेसिव माइंड के हैं शाहिद खान अफरीदी, हर कोई जानता है। और आज हमें उसकी पहली झलकियां नजर आई जब हमारे दोनों टॉप ऑर्डर बैटर आगे बढ़ के स्टंप हुए हैं। जो 145 साल के आपने अपने इंट्रो में बताया कि 145 तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके 2 ओपनर टेस्ट क्रिकेट के अंदर 20 रन से कम के अंदर स्टंप आउट हो जाए। तो ये शायद मुझे लगता है कि अफरीदी का माइंडसेट यहाँ पर आया है। उनका भी टीम से मिले हैं, वो यकीनी तौर पर टीम को अपना मैसेज दिया होगा कि मैं किस किस्म में क्रिकेट चाहता हूँ। लेकिन एक चीज मुझे जरूर यहाँ पे लगी है कि ऑस्ट्रेलिया से हम 3-0 हारे, लेकिन हमें सबक जरूर मिला है। जो हमारी क्रिकेट पहले 2.5 से 2.9 के स्ट्राइक रन रेट के बीच में रहती थी, अब वो 3.5 तक पहुंच गई है। हालांकि हमने किया कुछ नहीं है, जो कुछ किया इंग्लैंड ने किया है। तो उससे हमने कुछ ये सीखा कि 3.5 के हिसाब से हम खेल रहे, नहीं तो ये 450 रन 2 दिन हमें लगते करने के लिए। तो ये एक हमें जरूर सबक मिला है। थोड़ी सी क्रिकेट मॉडर्न खेलना तो हम चाहते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हम उस गियर में जा सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी हमने जिस तरह माजिद भट्टी साहब से भी बात की, बड़ा क्लियर मैसेज हमें नज़र आ रहा है कि अब कोचिंग के लिहाज से तो उनकी बड़ी क्लैरिटी नज़र आ रही है। पहले था कि मिकी आर्थर के साथ शायद गैरी क्रिस्टन को भी लूप में लिया जाएगा, बात हो रही थी, बट उन्होंने एक स्टेटमेंट दे के तो बड़ा क्लियर बता दिया कि एक ही चॉइस है, मिकी आर्थर है। शायद वो एक्सपेरिमेंट करने के पोजीशन में नहीं है, जल्दी रिजल्ट चाह रहे हैं। और जिस तरह हमने कहा कि ये 10-8-9 लड़के 10 लड़के वही हैं जो उनके टाइम में खेलते थे, तो मिकी आर्थर को इनको लेके चलना आसान होगा, क्योंकि जिनको आप जानते हो उनको ग्रूम करना ज़्यादा आसान होता है। तो आपको लगता है कि उस सरफराज की भी साथ, जो मैंने उनसे भी क्वेश्चन पूछा कि परफॉर्मेंस आ गई है और इन लड़कों का जो एक कॉम्बो हमें 2016 से लेके और 19 तक नज़र आया, 3 साल जो मिकी आर्थर का टेन्योर था, आपको लग रहा है कि कैप्टनसी भी चेंज हो सकती है और वही कॉम्बो लड़कों का, इमाद वसीम वगैरह जो उस टाइम के लड़के थे, आमिर और मोहम्मद आमिर की बात हो गई, जो चले गए, अब नज़र कहीं नहीं आ रहे, ये सारे के सारे वापस आएंगे और कैप्टन भी चेंज होगा?
देखिए, पहला मकसद तो हमारा गैर मुल्की कोच लाने का ये था कि हमने फेवरेटिज्म खत्म करनी है, लाइकिंग डिसलाइकिंग को स्क्वाड से निकालना है, टीम से निकालना है। नजम सेठी ने बड़ा बरमला इस बात का इजहार किया, बट मिकी ऑर्थर को हम लेकर आ रहे हैं जो जिनके ऊपर पहले भी इल्ज़ाम था कि वो फेवरेटिज्म रखते हैं, उनके ऊपर ये भी था कि वो लाइकिंग डिसलाइकिंग पे भी चलते हैं। ठीक है, मोहम्मद आमिर को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जहाँ तक आपने बात की उमर अकमल के साथ उनकी लड़ाई हुई, अहमद शहजाद के साथ। तो आपको लगता नहीं है दो प्लेयरों को जिनका आप नाम ले, इनका हर एक के साथ इनका मसला रहा? हर एक मिकी आर्थर के साथ तो नहीं। मेरा मकसद इस वक्त मिकी ऑर्थर पे तनकीद नहीं है, लेकिन मैं वैसे एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि लाइकिंग डिसलाइकिंग का आपने कहा था ना गैर मुल्की कोच। नहीं, लेकिन हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि जो इन्होंने 10-11 लड़के बनाए, देखें बाबर आजम को तो मैंने खुद उसकी मेकिंग देखी, जहाँ तक किस तरह मिकी आर्थर ने बाबर के साथ खड़े रहे। उस टाइम अजहर अली थे, हफीज थे जो नंबर 3 के स्लॉट पे खेलते थे, जो अपने नंबर कोई हिला नहीं सकता था। इन्होंने स्टैंड लेके उसको नंबर 3 का स्लॉट दिया, बनाया गया। आप भी इतने सालों से क्रिकेट फॉलो कर रहे हो कि जब किसी प्लेयर के नंबर को ऑल्टर किया जाता है, जैसे उमर अकमल की हम चले एग्जांपल ले लेते हैं, कभी चौथे कभी छठे पे कभी 7वें पे, तो प्लेयर की कभी शुएब मकसूद को इस तरह ही हमने स्पॉइल किया। तो आपको जब इस तरह आप बनाते हो किसी प्लेयर को, तो मिकी आर्थर का एक जहाँ चले उस पर एलिगेशन लगते हैं, उसका एक चीज़ ये भी है कि वो स्ट्रॉन्ग हेडेड है। जब वो डिसाइड कर लेता है चीज़ों को तो फिर वो किसी के इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता। देखिए, माजी भट्टी साहब ने एक बता दिया आज कि मेरी उनसे जब बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं जुलाई तक तो डर्बी शायर के साथ हूँ, पता नहीं उनको कैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके लाया जाता है, लेकिन जुलाई तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम इंतजार करने वाली है किसी और कोच के लिए। नहीं, उसकी फाइन आपने एडिशनल पे करना है और मेरा ख्याल है ऑब्वियसली वो ला सकते हैं। तो हाँ, एक और ऑप्शन भी थी, जस्टिन लैंगर। जस्टिन लैंगर भी ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के, प्योरली ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट का प्लेयर है वो, और उसको भी हम यूज़ कर सकते थे, बट शायद मिकी ऑर्थर की तरफ झुकाव जो है वो ज़्यादा है इस वक्त क्रिकेट बोर्ड का। बुरी ऑप्शन नहीं है मिकी ऑर्थर, यकीनी तौर पर उन्होंने पाकिस्तान टीम को अच्छी राह पे लेके गए, हमें फतुआत मिली, चैंपियंस ट्रॉफी हम उनके दौर में जीते, शादाब, फ़खर, बाबर, फ़हीम, हसन अली, ये सारे खिलाने वाले जो थे वो मिकी ऑर्थर है। लेकिन जहाँ तक बात है 5-6 प्लेयर्स के कमबैक की, जिनका लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, मोहम्मद आमिर हैं, उमर अकमल हैं, शर्जील खान, अहमद शहजाद तो खैर इस वक्त PSL के अंदर भी नहीं है। ये जो प्लेयर हैं जिनको जो अब क्लेम ये करते हैं कि हम नेगलेक्टेड हैं, हमें एक रजीम ने नेगलेक्ट किया, टीम के अंदर लाना नहीं चाहते थे, उनके पास अब सुनहरी मौका है। नई मैनेजमेंट है, नया सिलेक्शन कमेटी है, क्रिकेट बोर्ड में नए लोग हैं, और वो लोग आए हैं जो डोमेस्टिक के साथ जुड़े हुए हैं, जो पिछले 15-20 साल में डोमेस्टिक के साथ जुड़े हुए थे, वो लोग आए हैं। पहले तो सिलेक्शन कमेटी का तर्ज अमल ही बदल दिया गया था कि हेड कोचेस एसोसिएशंस के वो अपनी राय देते थे, सिलेक्शन कमेटी का एक ही रुकन होता था, चीफ सेलेक्टर होता था, और वो टीम को तश्कील देता था। लेकिन अब दोबारा पुरानी तर्ज की सिलेक्शन कमेटी पे हम गए हैं, 3-4 उसके मेंबर्स बनाए गए हैं। वो डोमेस्टिक, उनका मकसद ये होता था कि वो तमाम डोमेस्टिक इवेंट्स में जाएं, अपने नुमाइंदों को भेजें और एनालाइज करेंगे कौन सा प्लेयर कितने पानी में है, बहुत आराम से। लेकिन अब नई सिलेक्शन कमेटी आई है, सारे प्लेयर्स के पास टाइम है कि वो जो अपकमिंग PSL आ रहा है, मैं समझता हूँ कि मोहम्मद आमिर ने अगर टीम में वापस आना है तो इस PSL के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा। नो डाउट पिछले 2-3 साल के अंदर मोहम्मद आमिर की वो परफॉर्मेंसेज नहीं आई जो आनी चाहिए थी। वकार यूनिस ने तो कैटेगोरिकली कहा था कि मोहम्मद आमिर के पास पेस नहीं रही और मोहम्मद आमिर के पास वो स्किल भी नहीं रही जो उनके पास किसी दौर में हुआ करती थी। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से उनको विकेट्स नहीं मिल रही। अब उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक करके टीम में वापस आना है, क्योंकि टीम में अगर फास्ट बॉलिंग यूनिट देखें ना इस वक्त हम इस चीज से हट जाएंगे कौन कौन अनफिट है। नसीम, शाहीन और हारिस रऊफ, इन तीनों को रिप्लेस करने के लिए बड़े तगड़े स्पेल्स करने पड़ेंगे। मोहम्मद आमिर नो डाउट वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त भी उतनी इफेक्टिव हैं, क्योंकि मुझे नजर आ रही उनकी परफॉर्मेंसेज, इवन के लंकन प्रीमियर लीग के अंदर भी, ऑजी क्रिकेट लीग वो इस वक्त खेलने गए हुए थे, वहां से वापस आए, वहां पर भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल उनका नजर नहीं आया। तो PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे ये सारे प्लेयर्स ने प्रूव करना है। और जहां तक बात है उमर अकमल, जो कि पिछले दिनों में अभी पाकिस्तान कप के अंदर बड़ी अच्छी उन्होंने 2-3 इनिंग्स खेली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको अपनी फिटनेस पर काम करना पड़ेगा वापस आने से पहले। ये 1-2 महीने उनके पास हैं। कहते हैं ना क्रिकेटर बनने के लिए क्रिकेटर दिखना भी जरूरी है, तो ये दिखना भी जरूरी है। और बड़ा अजीब लग रहा था मुझे उमर अकमल को देख, हालांकि वो रन्स कर रहे थे, जेल की दोनों की रन्स वो ऐसे कर रहे थे कि जिस तरह, नो डाउट वो वाहिद पाकिस्तान का प्लेयर है जो कि फास्ट बॉलर को गोड़ा रख के छक्का मार सकता है। ये उसके पास ही क्वालिटी की बाबर आजम नहीं कर सकता, ऐसे ही उनके पास ये टैलेंट जरूर है, लेकिन फिटनेस फिर क्वेश्चन मार्क है। लाइकवाइज शजील की जैसे हमने बात की, शजील का भी यही मसला है। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं आगा सलमान के हवाले से करना चाहूँगा। फवाद आलम की जगह पे उनको चांस दिया गया और उन्होंने
इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, मिडल ऑर्डर में हर दफ़ा आके चिप ऑन वो करते थे। और अभी उधर उन्होंने आज तो बहुत कमाल बैटिंग की उन्होंने, जिस तरह अर्ली ऑन बाबर आउट हो गए थे, टेल के साथ सेंचुरी करना किसी भी विकेट के ऊपर आसान नहीं होता। तो 103 की है, कैसे उनकी इनिंग्स को देखते हैं और उनको एज ए ग्रो करता हुआ मिडिल ऑर्डर में कैसे देख रहे हैं आप? देखिए ये लोअर मिडिल ऑर्डर के बैटर है और बड़ा तगड़ा इसका डोमेस्टिक सीजन भी रहा है इस बार, और ये कोई नया लड़का नहीं है, 4-5 साल से इसी सिस्टम में मौजूद है, खेलता रहा है। पहले भी इनको एक दो मौका मिला था, उस वक्त उस तरह उनकी जगह नहीं बन सकी, टीम से आउट हो गए, लेकिन अब बाबर आजम ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और मैं समझता हूँ कि बड़ा खूब निभा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने मेच्योर अपनी इनिंग्स खेली थी और मेच्योरिटी शो की थी कि मैं आई एम केपेबल टू डूइंग दिस। लेकिन उसके बाद आज जिस तरह की उनकी इनिंग है वो तो बहुत ही काबिल तारीफ है। जिस तरह आपने कहा टेल के साथ खड़े होकर सेंचुरी करना यकीनी तौर पे किसी विकेट पे आसान नहीं होता, और बाबर आजम के जल्दी आउट होना और उसके बाद सिंगल हैंडली उसको चलाना, हाँ। क्योंकि 75 बॉल्स पे तो 7 रन किए नुमान अली ने। आज का जो पहला सेशन था हमने बहुत इंतहाई स्लो खेला, उसकी वजह ये थी कि एक एंड पे नुमान अली थे और सिर्फ एक एंड पे वो रन्स कर रहे थे, तो रन्स उन्होंने अपने फील्डर्स भी खोले हुए थे, रन्स बनाना भी इतना आसान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद बड़ी मैच्योर इनिंग खेली है और यही साबित करता है उनका कि उन्होंने डोमेस्टिक में जो है ना वो रगड़े खाए हुए हैं, धक्के खाए हुए हैं, तभी उन्होंने आज इसमें। एक और प्लेयर जिसकी बात भी कर लेते हैं साथ, जिसने डोमेस्टिक में बहुत रगड़े खा रहा है, वो बेचारा कामरान गुलाम। आज भी हमने फील्डिंग करते हुए देखा कि वो सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पे आए और अपनी प्रैक्टिस खड़े होकर भी कर रहे थे। वो जेस्चर शो हो रहा था कि वो कितने कीन है खेलने के लिए। मेरा मानना ये है कि हमेशा किसी प्लेयर जब बैट्समैन या बॉलर है, उसकी फॉर्म जब लगी हो तो उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि हमेशा फॉर्म नहीं आपकी लगी होती। अब 2-3 साल से तो हम उसकी फॉर्म देख रहे हैं, उसको यूज़ नहीं किया जा रहा। तो आपको लगता है कि इस जो बैटिंग हमारा ऑर्डर है, लगता था कहीं ना कहीं कि शायद अजहर अली की जगह पे उसको चांस दे के उसको इंडक्ट किया जाएगा, बट वो शान मसूद को प्रेफरेंस मिली। ये स्टेट ऑफ माइंड कैसा है कि जो लड़का डगआउट में बैठा है उसको ही खिलाना है, जो बेचारा परफॉर्म करके उसको चांस नहीं देना? तो आपको लगता है कि आगे फिर इसको टीम के साथ रखा जाएगा, खिलाया नहीं जाएगा, या कोई चांस बन सकता है इनका? देखिए अनफॉर्चुनेटली कुछ प्लेयर्स थोड़े से अनलकी भी होते हैं, और अनलकी इसी सेंस में होते हैं कि रन्स करते आ रहे होते हैं लेकिन टीम में जगह नहीं बन रही होती, कुछ स्पेस उनकी जहाँ पर होती है वहाँ पर कोई ऐसा प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है कि उसकी जगह वो रिप्लेस नहीं हो पा रहा होता। जहाँ तक इस सीज़न की बात है कामरान गुलाम की, जैसा आपने कहा ना कि राइट टाइम पर हर चीज़ को यूज़ करना चाहिए, तो इस वक्त राइट टाइम नहीं था उनकी लाइफ का। जो पिछले 3 साल गुजारे उन्होंने वो टॉप के थे, उसके अंदर उनकी फॉर्म टॉप पे थी। वो हमेशा ही कायम ट्रॉफी 2020 में तो उन्होंने हाईएस्ट रन किए और रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए थे। 37 साल के उसने रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन ये वाला सीजन वो भी 15वें नंबर पे एज अ बैटिंग पे उसको देखा जाए, अगर स्टैंडिंग्स पे देखा जाए तो इससे जाहिर होता है कि उनकी वो वाली फॉर्म नहीं है। शायद इसी वजह से एज दिया गया शान मसूद को कि वो आए और पंच इन करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त ठीक है, हमें शान मसूद के साथ ही जाना चाहिए था। सलमान अली आगा को हमने नीचे लोअर ऑर्डर में देखा है, और सऊद शकील किसी सूरत बाहर नहीं होते, जिस तरह उन्होंने 4-5 50s की थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया रिसेंट सीरीज के अंदर। तो वो एक स्पेस थी जहां पर कामरान गुलाम को एडजस्ट किया जा सकता, लेकिन वहां पर सऊद शकील थे और नीचे आपके सामने सलमान अली आगा। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो यकीनी तौर पर कामरान गुलाम, चले वो देखते हैं कब उनकी बारी आती है और वो परफॉर्मेंस देते हैं। और मेरा ख्याल जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है उसका मकसद भी यही होता है कि वो टीम में आए और फिर टीम में अपना मार्क्स छोड़ के टीम को जिताए। देखते हैं आज का खेल किस तरह खत्म होता है। फिर कल दोबारा हम आपसे मुलाकात करेंगे और उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।